मित्रों नमस्कार। मित्रों, सनातन ज्ञान के इस चैनल सनातन सिंप्लीफाइड पर मैं अनादि दुबे आप सभी जनों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज की ज्योतिषीय चर्चा के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे नवम भाव की। नवम भाव धर्म त्रिकोण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। जीवन में जिस प्रकार से भी जीवन उच्च, आदर्श और दिव्य बनता है, उन सभी बातों का प्रतिनिधित्व नवम भाव ही करता है। इसलिए नवम भाव का अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है, सूक्ष्म अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे नवम भाव के कारकत्वों की। तो नवम भाव के जो प्रमुख कारकत्व हैं उसमें हमारे संस्कार, हमारी प्रतिष्ठा, हमारी मर्यादा, हमारे सोचने का तरीका, हमारा धर्म, हमारा धर्म के प्रति रुझान और धर्म को लेकर हमारा नज़रिया, हमारा पठन पाठन और साहित्य में रुचि, दूसरों को हम कितना मान सम्मान दे रहे हैं, हम दूसरों के प्रति कैसा व्यवहार कर रहे हैं, हमारा आदर्शवाद, धर्म के अलावा धर्म परिवर्तन, धर्म से संबंधित या ज्ञान से संबंधित यात्राएं, महत्वाकांक्षाएं, इच्छा की पूर्ति, उच्च आदर्श, त्याग, अहिंसा, दान देने की भावना, शास्त्र विहित कर्म करने की भावना, इसके अलावा अधिकार, आदेश, हुकूमत, पोते पोतियाँ, सहानुभूति, नेता पद, नेतृत्व करने की क्षमता, जोश, साहस, सूझबूझ। इसके अतिरिक्त जो नवम भाव से जुड़ा हुआ कारकत्व है वो है हमारा भाग्य। जो हमारा भाग्य इस जन्म में उदय होता है या फिर जो हम पूर्ववर्ती भाग्य लेकर आए हैं वह भी। तो पूर्ववर्ती भाग्य जैसे कि हम किस परिवार में जन्म ले रहे हैं, कैसे माँ बाप हमें मिलते हैं, या जो हम अपने कर्मों के द्वारा अपना भाग्योदय करते हैं। भाग्योदय का स्थान, भाग्योदय की दिशा, भाग्योदय का काल, इन सभी बातों का अध्ययन हम इस नवम भाव से करते हैं। तो मित्रों, अगर आप गहन अध्ययन करेंगे तो नवम भाव, दसम भाव और एकादश भाव के कारकत्वों में थोड़ी बहुत आपको समानताएं भी दिखती हैं। नवम भाव और दसम भाव के जो कारकत्व हैं, दोनों से ही इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान देखा जाता है, और एकादश भाव से भी उसी से जुड़ा हुआ है कि जिस एकादश भाव जो है वो भी कामनाओं, इच्छाओं की पूर्ति का भाव है और लाभ का भाव है। तो कामनाएं, जिनकी इच्छाएं पूरी होती हैं, जिनको लाभ होता है, उसी की इज्जत प्रतिष्ठा होती है, वही कुछ दान पुण्य कर सकता है। तो ये तीनों भाव कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो मित्रों, नवम भाव का जो कारक ग्रह है वो बृहस्पति है। तो इसलिए बृहस्पति को भाग्य का भी कारक मानते हैं। तो नवम भाव में अगर बृहस्पति स्वयं विराजमान हो जाए या बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए तो यह शुभ माना गया है। खासकर बृहस्पति की दृष्टि को विशेष शुभ माना गया है, क्योंकि मतांतर से विद्वानों का मत है कारको भाव नाशो, कि अगर कोई ग्रह किसी भाव का कारक है और उसमें बैठ जाता है तो वह उस अपने कारकत्वों का नाश करता है। परंतु दृष्टि अगर बृहस्पति की कहीं पड़ जाती है तो वो शुभ ही शुभ है। तो एक मत से विद्वान लोग इसका समर्थन करते हैं। तो अगर बृहस्पति नवम भाव पे दृष्टि डाल देता है तो ये बहुत ही शुभ है, भाग्यवर्धक है। इसके अलावा अगर नवम भाव का स्वामी शुभ भाव में, शुभ वर्गों में बैठा हुआ है, शुभ ग्रहों से युत या दृष्ट है, केंद्र या त्रिकोण में चला गया है,
या फिर लग्नेश से या दशमेश से युति या दृष्टि संबंध या राशि परिवर्तन संबंध बना रहा है तो अत्यंत शुभ माना गया है। पराशर होरा शास्त्र में जो महान राजयोग की बात कही गई है वह नवम और दसम भाव के संबंधों की ही बात कही गई है। अगर नवम और दसम भाव में किसी प्रकार का संबंध बन जाता है, और खास करके अगर नवम दसम में विराजमान, नवमेश दसम भाव में विराजमान हो जाए और दशमेश नवम भाव में विराजमान हो जाता है, तो ये अत्यंत उच्च कोटि का राजयोग बना देता है। किसी भी लग्न की कुंडली हो, अगर नवमेश स्वयं ही नवम भाव में बैठा हुआ है तो विशेष योग कारक है। इसके अलावा चंद्रमा गुरु या चंद्रमा और बुध अगर नवम भाव में बैठ जाते हैं तो विशेष कारक हो जाते हैं। भाग्येश जिस भाव में बैठा हुआ है उस भाव के स्वामी को भी भाग्यवर्धक और नवम भाव के जो कारकत्व हैं उनमें वृद्धि करने वाला मानते हैं। इसके अलावा नवम भाव से गणना करके आगे जो नवम भाव आता है उसका जो स्वामी है, नवम से नवम भाव का जो स्वामी है, अगर वो भी बली है तो इस भाव को और अधिक बल मिल जाता है। मित्रों, एक और भी सूत्र है, अगर सप्तमेश या शुक्र 3, 6, 7, 10 और 11 भाव में विराजमान हो जाएं तो जातक या जातिका का जो भाग्योदय है वह विवाह के उपरांत होता है। यदि नवम में चंद्र और बुध विराजमान हो जाते हैं तो ऐसा जातक बहुत ही प्रकांड विद्वान बन जाता है। और यदि नवम भाव में शनि विराजमान हो जाता है तो ऐसा जातक धर्म से संबंधित या ज्ञान से संबंधित विशेष यात्राएं करता है। अब हम राशियों के आधार पर भाग्य को देखेंगे। मित्रों, यदि नवम भाव में मेष राशि हो अर्थात सिंह लग्न हो तो ऐसा जातक सौभाग्यशाली होता है। उसे जमीन बेचने और खरीदने से विशेष लाभ होने की संभावना रहती है। परंतु ऐसा जातक का जो व्यय है वो बहुत बढ़ा चढ़ा रहता है, या यूं कहें कि ऐसा जातक अपनी अवकाश से बड़ी चीज़ें संपादित करने के चक्कर में हमेशा तनाव में रहता है। ऐसे जातक का रुपया पैसा या अर्थ को मैनेज करने में ही बहुत सारा समय व्यतीत हो जाता है। परंतु यदि नवम भाव का स्वामी यानी कि मंगल स्वयं ही नवम भाव में विराजमान हो जाता है तो इन चीज़ों में थोड़ी कमी आती है और जो भाग्य है वो थोड़ा और प्रगल हो जाता है। यानी कि जो पॉजिटिव बातें हैं वो और अच्छी हो जाती हैं और जो निगेटिव बातें हैं उनमें कमी आना समझना चाहिए। मित्रों, यदि नवम में वृष राशि हो यानी कि कन्या लग्न हो तो ऐसे जातकों का भाग्योदय 28 साल के बाद होता है और पूर्ण भाग्योदय 36 साल के बाद होता है और वह पूरे जीवन तरक्की करता रहता है। आरंभिक शिक्षा में ऐसे जातकों को थोड़ी परेशानी या कष्ट उठाना पड़ता है, परंतु जीवन के उत्तरार्ध में ऐसे लोग बहुत अधिक सुखी देखे गए हैं। और ऐसे लोगों का जो शौक़ होता है वो भोग विलास, सुगंधित द्रव्यों, पदार्थों, अच्छे वस्त्र पहनने इत्यादि में ऐसे लोग शौकीन होते हैं। यदि नवम भाव में मिथुन राशि हो या फिर तुला लग्न हो तो ऐसा जातक सौम्य, सरल, सात्विक और अपने कार्यों में निपुण होता है। ऐसा जातक थोड़ा दिखावा करने वाला होता है। ऐसे जातकों का जो पूर्ण भाग्योदय है वो 37 साल के बाद होता है। गरीबों के लिए इसके मन में अच्छी भावना होती है, संवेदना की भावना होती है। ऐसा जातक अंतोगत्वा अपनों लक्ष्यों को प्राप्त कर लेता है। यदि नवम भाव में कर्क राशि हो या वृश्चिक लग्न हो तो ऐसा जातक
भावुक होता है। ऐसा जातक में कल्पना शक्ति बहुत अधिक होती है। वो अच्छा प्रकाशक, अच्छा लेखक, अच्छा फिल्म का डायरेक्टर और कथानक लिखने वाला हो सकता है। ऐसे जातकों को मध्य वाली जो लाइफ होती है उसमें थोड़ी अर्थ संबंधी परेशानियां भी आ सकती हैं। ऐसे जातकों को थोड़ी पेट संबंधी बीमारियों या जो वायु प्रकोप होता है उसका भी सामना करना पड़ सकता है। परंतु यदि उस भाव का स्वामी चंद्रमा वहाँ पे स्वयं विराजमान हो या चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाए तो जो निगेटिव बातें बताई गए हैं उसमें काफ़ी कमी हो जाती है। यदि नवम भाव में सिंह राशि हो या धनु लग्न हो तो ऐसा जातक पाखंड पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता और धर्म का जो कमज़ोर पक्ष है उस पे बहस करना इसका सबसे प्रिय काम होता है। इसको ऐसे जातकों को जल्दी से पहचान नहीं मिलती, इनको बहुत ही अधिक श्रम करना होता है। परंतु जीवन के उत्तरार्ध में ये लोग बहुत अधिक सफल देखे गए हैं। यदि नवम भाव में कन्या राशि पड़ती हो या फिर मकर लग्न हो तो ऐसा जातक अपने परिवार से विशेष प्रेम करने वाला और इसके भाग्य में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ऐसे जातकों का भाग्योदय जल्दी ही हो जाता है। 23 से 25 साल की उम्र में ही इनका भाग्योदय हो जाता है। ऐसे जो जातक होते हैं वो थोड़ा दिखावा करना बहुत पसंद करते हैं और अपनी औकात से अधिक खर्च करने में इनकी रुचि होती है। भोग विलास भी इनको काफ़ी पसंद होता है। यदि नवम भाव में तुला राशि पड़ती हो या फिर कुंभ लग्न हो तो ऐसा जातक धर्म भीरु होता है। वो धर्म से बहुत डरता है और ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे उसकी इज्जत प्रतिष्ठा में थोड़ी सी भी आंच आ जाए। ऐसे जातक की शिक्षा दीक्षा में बड़ी उथल पुथल रहती है और उसे हर प्रकार की रैंकिंग मिलती है। कभी वो बहुत कमज़ोर होता है और फिर धीरे धीरे मेहनत करके तेज़ बन जाता है, कभी वो फर्स्ट डिवीज़न भी पास हो जाता है। इस तरीके से काफ़ी उतार चढ़ाव इसके शिक्षा दीक्षा में देखने को आते हैं। ऐसे लोगों का भाग्योदय भी जल्दी होता है और ऐसे लोग व्यावहारिक कार्यों में विशेष रुचि लेते हैं। नौकरी से अच्छा इनको बिजनेस सूट करता है और बिजनेस में ये बहुत आगे निकल जाते हैं। ऐसे जातकों की नेतृत्व क्षमता बड़ी ही अद्भुत होती है और जो भी काम इनको दिया जाता है बड़े जिम्मेदारी से संपादित कर देते हैं और लिमिट समय के अंदर ही, तय समय के अंदर ही उसका संपादन करके दे देते हैं। नवम भाव में यदि वृश्चिक राशि पड़ती हो या फिर मीन लग्न हो तो ऐसे जातक को शुरुआती जीवन में बहुत ही कठोर परिश्रम करना पड़ता है। 28 वर्ष के बाद ही इसका भाग्योदय होता है। यह एक प्रकार का सेल्फ मेड मैन होता है और अपनी मेहनत से परिश्रम करके ही ऐसा जातक आगे बढ़ता है। ऐसे जातकों में जो कमी होती है वो ये होती है कि वो पाखंड या दिखावा बहुत करते हैं और कभी कभी ऐसे कार्य करने के लिए उनको काफ़ी धन की हानि भी उठानी पड़ जाती है। अंतोगत्वा ऐसे जातक अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल हो जाते हैं और उत्तरार्ध में काफ़ी अच्छा जीवन व्यतीत करते देखे गए हैं। यदि नवम भाव में धनु राशि पड़ती हो या फिर मेष लग्न हो तो ऐसे जातक बुद्धिमान और शांत होते हैं और इनका भाग्य उतना साथ नहीं देता, परंतु अपनी मेहनत के बल पे ये अपने भाग्य को अपना साथ देने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो मध्य आयु में ये बहुत ही घनघोर परिश्रम करते हैं और जीवन में इनको उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है। ऐसे जातकों के कार्यों में बाधाएं जरूर आती हैं और ऐसे जातक जल संबंधी या ऊर्जा संबंधी कार्यों में विशेष रूप से सफल होते हैं।
ऐसे जातकों को जीवन में विशेष ख्याति मिलती है, वो किसी फील्ड में एक्सपर्ट बन जाते हैं और 45 से 50 साल के बाद इनकी इज्जत प्रतिष्ठा धन संपत्ति काफ़ी बढ़ी चढ़ी देखी जाती है। यदि नवम भाव में मकर राशि है या फिर वृषभ लग्न है तो ऐसा जातक बहुत ही सूझबूझ वाला और राजनीतिक गुणों से युक्त होता है, परंतु ऐसा जातक दूसरे के कार्य तो बहुत अच्छे से करवा देता है, परंतु जो अपने कार्य का नंबर आता है तभी इसका भाग्य गड़बड़ाने लगता है। ऐसे जातक दूसरे के कार्यों को बड़ी तत्परता से करते हैं, परंतु जब अपना कार्य करने की बारी आती है तो आलस्य में पड़ जाते हैं और मेहनत इनको अपने कार्यों में बहुत करनी पड़ती है। जीवन के उत्तरार्ध में ऐसे लोग काफ़ी सफल देखे गए हैं। यदि नवम भाव में कुंभ राशि पड़ती हो या फिर मिथुन लग्न हो तो ऐसे जातक को बाल्यकाल में काफ़ी परेशानियां देखने को मिलती हैं। किशोरावस्था में भी हाल कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहता, काफ़ी संघर्ष वाली स्थिति बनी रहती है। 28 साल के बाद से ऐसे लोगों का भाग्योदय होना शुरू होता है और पूर्ण भाग्योदय 38 साल के बाद हो जाता है। ऐसे लोगों ऐसा काम करते हैं कि जिसमें यात्राएं खूब करनी पड़ती हैं, या फिर यूं कहें कि ऐसे जातकों को ऐसे काम ही पसंद आते हैं जिनमें यात्राएं करनी पड़ती हैं, और ऐसे लोगों के पास वृद्धावस्था में खूब धन इकट्ठा हो जाता है। और मित्रों, अंत में अगर मान लीजिए कि मीन राशि है नवम भाव में, यानी कि कर्क लग्न है, तो ऐसे लोगों का भाग्य बढ़ा चढ़ा रहता है और ये जीवन के हर क्षेत्र में ऐसे लोग देखे जाते हैं। इनका जो पसंद का जो दायरा होता है वो बहुत व्यापक होता है। तो डॉक्टर, इंजीनियर, बहुत तरह के लोग काम करते हैं और ये लोग बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के भी होते हैं, धर्म कर्म में पूरी रुचि लेते हैं। अच्छे कपड़े पहनने का इनको विशेष शौक़ होता है और साथ में यात्रा करना, नई नई चीज़ें देखना और सुरुचिपूर्ण तरीके से जीवन जीना। इनको गंदगी वगैरह पसंद नहीं होती, बड़े सुरुचिपूर्ण तरीके से जीवन जीना पसंद करते हैं। ऐसे लोगों में एक और विशेषता होती है कि खुद चाहे उतने सक्षम हो चाहे ना हो, लेकिन दूसरों को ज्ञान देने में बड़े आगे रहते हैं। तो दूसरों को बहुत अच्छा सिखा देते हैं, उनको जोश भरते हैं, ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, भले ही थोड़ा अपने में पीछे हों। तो मित्रों, यहाँ पे जो ये राशियों को के हिसाब से बताया गया है तो ये एक बहुत ही बेसिक वर्गीकरण है। इसमें बहुत से फैक्टर, बहुत से आयाम और जुड़ते हैं, उसके बाद ही पूर्ण रूप से बताया जा सकता है कि नवम भाव कितना प्रबल या कमज़ोर है। तो इसमें प्रमुख रूप से नवम भाव की कुंडली में स्थिति, नवम भाव पर ग्रहों की दृष्टि, नवम भाव में बैठे हुए ग्रह, ये सारी चीज़ों को देखकर ही पूरी बात अच्छे से समझाई जा सकती है या बताई जा सकती है। यहाँ पर एक बात और कहना आवश्यक होगा कि अगर नवमेश नवम भाव में स्वयं ही विराजमान हो जाता है तो जितनी भी निगेटिव बातें या ऋणात्मक बातें बताई गई हैं उनमें भारी कमी हो जाती है, और जो धनात्मक बातें हैं, जो पॉजिटिव बातें हैं, जो अच्छी बातें हैं, जो अच्छे गुण हैं, उनमें भारी बढ़ोतरी हो जाती है। तो भाग्योदय भी उसी प्रकार से बढ़ा चढ़ा होता है। या फिर अगर नवमेश कहीं भी उच्च का हो जाता है और किसी शुभ भाव में बैठ जाता है तो भी यही स्थिति रहती है कि नवम भाव पूर्ण बली हो जाता है। तो जब नवम भाव पूर्ण बली होगा तो निगेटिव बातों में कमी आएगी और पॉजिटिव गुण बढ़ जाएंगे। तो इस हिसाब से समझने की आवश्यकता है। अब मित्रों, हम ग्रहों के आधार पे भी नवम भाव का आकलन करने की कोशिश करेंगे और बारी बारी से सब ग्रहों को उसमें बिठाएंगे। तो अगर मान लीजिए कि नवम भाव में सूर्य बैठ गया है तो जातक
अपने परिवार पर विशेष ध्यान देता है, क्योंकि जो सूर्य है वो पिता का कारक है, तो वो मुखिया की तरह से अपने परिवार का सबका ध्यान रखता है। इसके अलावा वो जातक बड़ा ही साहसी होता है, कर्मठ, ईमानदार, सात्विक गुण उसके अंदर कूट कूट के भरे होते हैं। नवम भाव के सब कारकत्व तो उसके अंदर होते हैं। इसके अलावा जब सूर्य नवम भाव में बैठता है तो उसकी दृष्टि जो होती है वो पराक्रम भाव यानी कि तृतीय भाव पे होती है। तो ऐसा जातक जो है बहुत साहसी होता है और असंभव से दिखने वाले कार्य भी ऐसे जातक कर डालते हैं। यदि नवम भाव में चंद्रमा विराजमान हो जाए तो ये स्थिति भी बड़ी अच्छी मानी गई है। ऐसा जातक में नेतृत्व क्षमता बहुत ही गजब होती है, और साथ में ही चंद्रमा दसम भाव में भी बैठता है तब भी नेतृत्व शक्ति बहुत गजब की होती है। दसम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा भी जनता से जोड़ देता है, और नवम भाव में बैठे हुए चंद्रमा का भी है यही हाल है। बहुत से महान व्यक्तित्व, जॉर्ज वाशिंगटन जैसे, लोकमान्य तिलक, इन लोगों की कुंडलियों में चंद्रमा नवम भाव में बैठा हुआ था। ऐसे जातक परिस्थितियों का पहले से ही आकलन करके उसी हिसाब से पहले ही कदम उठा लेते हैं और शत्रुओं को पटकनी दे देते हैं, तो एक बहुत अच्छा शत्रुहंता योग भी बना देता है। 45 वर्ष के बाद ऐसे लोगों का विशेष भाग्योदय होता है और काफ़ी अच्छी ख्याति प्राप्त करते हैं। और अगर इसके साथ बृहस्पति और बुध भी बैठ जाएं तब एक महान योग बन जाता है। यदि नवम भाव में मंगल बैठ जाता है तो जातक बहुत अधिक परिश्रमी और अपनी मेहनत से भाग्योदय करने वाला होता है, या फिर वो मेहनत करके अपने भाग्य को और प्रबल कर लेता है। यहाँ बैठे हुए मंगल की दृष्टि तृतीय या पराक्रम भाव पे पड़ती है जिसका वह स्वयं कारक है। तो ऐसे जातक बहुत ही कर्मठ, ईमानदार और योद्धा प्रवृत्ति के होते हैं। वो किसी के सामने डरते नहीं, बहुत ही निर्भय होते हैं, निर्भीक होते हैं। परंतु यदि मंगल शत्रु क्षेत्री होता है तो फिर जातक अक्सर बीमार रहता है और उसे बहुत अधिक संघर्षों का सामना करना पड़ता है। यदि नवम भाव में बुध है तो ऐसा जातक बहुत ही चतुर, विनम्र और सौम्य होता है। शुरुआत में इसको घात प्रतिघातों से सामना करना पड़ता है, लेकिन वह जल्दी ही अपनी बुद्धिमत्ता से इन स्थितियों से उबर के सामने आता है। उसका भाग्योदय भी जल्दी होता है और वह जीवन भर अपने अच्छे कार्यों से अपने भाग्योदय को और चमकाता रहता है। उसे भोग विलास, खाने पीने, पहनने की में काफ़ी रुचि रहती है और काफ़ी अच्छे से अपने जीवन का निर्वाह करता है। यदि नवम भाव में बृहस्पति बैठ जाए तो अति उत्तम है, क्योंकि बृहस्पति ही नवम भाव का कारक है। तो बृहस्पति जब यहाँ बैठता है तो जातक में जो नवम भाव के सब कारकत्व हैं उनकी वृद्धि हो जाती है। ऐसे जातक का जो व्यक्तित्व है बहुत ही भव्य होता है। सहज भाव से ही लोग उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं और लोग उससे सहानुभूति पूर्वक आचरण करते हैं, साथ में सम्मान भी करते हैं। उसकी इज्जत प्रतिष्ठा काफ़ी बढ़ी रहती है और वह रुपए पैसे से अधिक अपने मान सम्मान को बड़ा समझता है, और इन अपने मान सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। वह काफ़ी धार्मिक स्वभाव का होता है, धर्म कर्म में बढ़ चढ़ के रुचि लेता है, दान पुण्यों में भी रुचि लेता है, शिक्षा दीक्षा में भी रुचि लेता है, जीवन भर अध्ययन करता रहता है, किताबें पढ़ने का भी उसको विशेष शौक होता है। ऐसे जातकों का पारिवारिक जीवन भले ही मध्यम हो, लेकिन आध्यात्मिक जीवन और सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत ही ऊंची होती है। अगर नवम भाव में शुक्र विराजमान होता है तो ऐसे जातकों का भाग्योदय तो बहुत जल्दी हो जाता है और बाल्यकाल में उसे बहुत सुख मिलता है, लेकिन जीवन के मध्य में उसे बहुत अधिक कठोर संघर्ष करने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन वो मेहनत करने में समर्थ होता है और उबर के सामने आता है और जीवन के समस्त सुखों को प्राप्त करता है। ऐसे जातकों का पारिवारिक जीवन बहुत ही शानदार होता है। काफ़ी सुख समृद्धि ये लोग अपने परिवार और अपने लिए जुटा लेते हैं और मध्यकाल के बाद ये बहुत अच्छी ज़िंदगी जीते हैं।
नवम भाव में यदि शनि विराजमान हो जाते हैं तो ऐसे जातक धीरे धीरे उन्नति करते हैं। राजनीति में ये विशेष रूप से दक्ष होते हैं, बहुत ही अच्छी बात करते हैं, तोल मोल के बोलते हैं, और जैसे जैसे इनका जीवन बीतता है वैसे वैसे इनकी इन क्षमताओं में और अधिक वृद्धि होती चली जाती है। जीवन का एक लक्ष्य बनाकर ये लोग चलते हैं और उस लक्ष्य का निरंतर पीछा करते रहते हैं। ये लोग बड़े ही धैर्यवान होते हैं और बहुत ही सोच विचार कर कोई डिसीजन पे पहुंचते हैं। बहुत जल्दी कोई डिसीजन ऐसे लोग नहीं लेते और जीवन के उत्तरार्ध में इनकी ख्याति काफ़ी बढ़ी चढ़ी रहती है। लोग इनको काफ़ी सम्मान देते हैं और जो सारे नवम भाव के कारकत्व हैं वो उससे इनको फ़ायदा मिलता है। ऐसा जातक श्रमशील होता है, श्रम के महत्व को समझता है और श्रम के बल पे ही आगे बढ़ता है। और मित्रों, अब बात कर लेते हैं राहु और केतु की। तो जैसा मैंने पूरी राहु और केतु की सीरीज बनाई हुई है और मैंने आपको बताया हुआ है कि राहु और केतु का कोई स्वतंत्र कारकत्व नहीं है, ये छाया ग्रह हैं, ये कैटलिस्ट या उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। ये भाव को जिस अवस्था में पाते हैं उन्हीं कारकत्वों को बढ़ा या घटा देते हैं। अगर वो भाव बली है तो उसके कारकत्व को बढ़ा देंगे, अगर वो भाव कमज़ोर है तो उसके कारकत्व को घटा देंगे। केतु अगर नवम भाव में बैठा हुआ है तो ये बात समझ लीजिए कि वो व्यक्ति राजनीति में पक्का घुसेगा। अगर वो राजनीति में बहुत ऊपर तक नहीं जा पाया तो कभी न कभी जीवन में राजनीति को छोटे लेवल पे ही ज़रूर आजमाएगा, या फिर वो राजनीति का समीक्षक बन जाएगा। राजनीति को समझने बूझने वाला, टीवी पे डिबेट करने में के लिए जो लोग आते हैं एक्सपर्ट लोग, इस तरह का बन जाएगा। लेकिन राजनीति में वो ऐसे लोग काफ़ी दक्ष हो जाते हैं। केतु यदि नवम भाव में बैठ जाता है तो ऐसे जातक बड़े ऊंचे ऊंचे लक्ष्य बनाते हैं और उनको प्राप्त भी कर लेते हैं। कार्ल मार्क्स की कुंडली में भी नवम भाव में ही केतु विराजमान था। मित्रों, ये जो चर्चा हमने की वो नवम भाव की चर्चा की और कई आयामों से इसकी चर्चा की, लेकिन ज्योतिष में ऐसा विषय है कि इसमें हर व्यक्ति की कुंडली विशेष होती है। तो ये जो सामान्य बातें हैं कोई ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए फिट हो जाएं, क्योंकि जो कुंडली बनती है आपको पता ही है कि कुंडली में 12 राशियां हैं, 9 ग्रह हैं और इसके अलावा 108 जो हैं 27 नक्षत्र हैं और उन 27 नक्षत्रों के बीच हर नक्षत्र के 4-4 चरण होते हैं। इनको भी मिला देंगे तो 108 चरण हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मिला के और फिर और भी बहुत सी बातें जो हैं वो देखनी होती हैं कुंडली में। तो हर व्यक्ति की कुंडली जो होती है वो विशेष होती है, परंतु इनसे हमें मोटी माटा एक आकलन करने के लिए हमें ज़रूर एक विषय मिल जाता है, विषय वस्तु मिल जाती है और हम अपनी कुंडली को भी एक मोटा आकलन कर सकते हैं इन चीज़ों को देखकर। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस प्रकार से जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें एक मोटी माटा दिशा निर्देश मिलता है। बहुत प्रिसाइज जानने के लिए तो हमें अपनी कुंडली विशेष का ही अध्ययन करना होगा या उसे ही किसी को जानकार को दिखानी पड़ेगी। तो मित्रों, अभी के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी ही मैं एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।